हेलो एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। होप यू ऑल गुड। मेरा नाम आतिफ है और आज से मैं जेके एग्जाम क्रैकर पे आपका जीएस पोर्शन जो है उसका टेक केयर करने वाला हूँ। जब हम जीके पोर्शन की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। चाहे आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें जो जीके है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। रिसेंटली हमने एक मॉक टेस्ट आपका फुल लेंथ कंडक्ट किया था ऑन 26। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चंस आपको मिले थे एज पर द जेके पीएसआई पैटर्न। तो 20 क्वेश्चंस के आपके टोटल 40 मार्क्स होते हैं और उसमें से डिडक्ट होता है 1/4 पर क्वेश्चन यानी कि -0.50। तो जब हम इसको बात करते हैं तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे लेटेस्ट पैटर्न के थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, जब आप एग्जाम देते थे आपको एक स्टेटमेंट के बारे में पता होती थी और आप उस पे आंसर लगा के आते थे। पर अब आपकी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब मोर देन वन ऑप्शंस भी सही होते हैं और आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए। तो उसी पैटर्न पे हमने ये टेस्ट को डिज़ाइन किया था और आई होप आपने अच्छा स्कोर किया था। अब अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अनअकैडमी पे यूपीएससी के लिए पढ़ाया है। जम्मू कश्मीर पे मैंने कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे पढ़ाया है जेके एसएसबी के लिए। मेबी आपने मुझे कहीं पे देखा भी हो और अगर नहीं देखा है तो आपको मैं एक चीज़ एश्योर करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको जीएस में जो भी होगा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ-साथ आप हमें बताइए कि आपको हमारा कैसा लग रहा है ताकि हम आपके लिए फिर फर्दर लाइव क्लासेस भी लेके आएँ। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर्स। रिसेंटली आपने एक मॉक टेस्ट दिया था और आज हम उसी मॉक टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने जीएस का सेगमेंट डिस्कस करूंगा। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड वन फाइंड स्टोरीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड्स की किस इन सब में से किस में से आपको जिक्र मिलेगा। फर्स्ट, पंचतंत्र, क्या इसमें मिलता है? ठीक है। दूसरा ऑप्शन शुकनोपदेश, क्या इसमें आपको मिलेगा? एंड नंबर 3 बुद्धिस्ट जातक। इन तीनों में से आपको कहां पे मिलेगा बर्ड्स एंड एनिमल्स का जिक्र? अगर आपको मैं इन तीनों के बारे में बता दूं तो जो फर्स्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बर्ड्स एंड एनिमल्स ही मेन कैरेक्टर्स हैं जिन पे उनको मॉरल लेसन्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। जब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, अगेन यहाँ पे एक पैरट जो है वो स्टोरी को नरेट करता है और साथ ही साथ कुछ एनिमल्स और बर्ड्स का भी जिक्र है। एंड देन नंबर 3, बुद्धिस्ट जातकास। बुद्धिस्ट जातकास में आप देखोगे बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स का जिक्र है। फॉर एग्जांपल हॉर्स आप देखोगे जहां जिस पे गौतम बुद्धा जो है वो वर्ल्डली लाइफ को छोड़ के चले गए थे। बुल के बारे में आपको देखने को मिलेगा, लॉयन के बारे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से आपको इन तीनों में जो है देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप टेस्ट के बाद मुझे बताना आपका क्या स्कोर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इकोनॉमी से है। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। जब बैंक रेट बढ़ती है तो उसका मतलब क्या है कि ये क्यों बढ़ाई जा रही है, इसका क्या आउटकम होगा? फर्स्ट ऑप्शन, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। क्या जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरेगी, मतलब अब जो बैंक्स लोन देंगे क्या उनका इंटरेस्ट अब कम हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर गिविंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब ये कि अब सेंट्रल बैंक या आरबीआई जिसे कहते हैं हमारे कंट्री में, वो अब लोन देना ही कमर्शियल बैंक को बंद कर देगा। नंबर 3, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मनी पॉलिसी और सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी बैंक रेट बढ़ेगा उसका मतलब होता है कि अब जो है लोन्स महंगे होने वाले हैं। अब बैंक्स को भी जो आरबीआई एक बार बैंक रेट बढ़ा देता है तो अब लोन्स महंगे होंगे। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि आजकल जो है रेपो से ही ज्यादा काम लिया जाता है, बट इफ द बैंक रेट्स आर इंक्रीज्ड और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो यू हैव टू टॉक ऑफ ऑप्शन नंबर डी। अब टाइट मनी पॉलिसी, अब ज्यादा लोन नहीं मिलेंगे, अब लोन महंगे हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैंग्रोव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल शेल्टर कोस्टलाइंस। In which, in India, which of the following sites are known to have significant presence of mangroves? Listen to me very carefully. जब हम इसकी बात करते हैं ना यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे है ना यहाँ तक, अगर आप इतना नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द थिंग इज दैट, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है आपका टाइम यूज करने के लिए, जैसा कि आपने रिसेंट एग्जाम्स में देखा था, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए लंबे लंबे क्वेश्चन दिए गए थे। मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नोन टू हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव्स। कहाँ कहाँ पे होता है? भितरकनिका इन ओडिशा, गोदावरी कृष्णा डेल्टॉइक रीजन इन आंध्र एंड गल्फ ऑफ कच्छ। क्या आएगा, ए बी सी या डी?
आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ। देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे इंडिया में जो सबसे बड़ी डेल्टा साइट या मैंग्रोव साइट है वो आपको सुंदरबंस में देखने को मिलेगी। जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी साइट है ना वो उड़ीसा में एक जगह है भीतरकनिका नाम की, वहां पे देखने को मिलेगी, मतलब भीतरकनिका में है। देन गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स भी होते हैं। एंड फाइनली अगर आपको गल्फ ऑफ कच्छ के बारे में पूछा जाए वहां भी आपको मिलेगा, क्योंकि दीज आर द प्लांट्स जो यूजुअली सलाइन कंडीशंस में ज्यादा ग्रो होते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा 1 2 3, ये तीनों करेक्ट है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था इंडिया में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब क्रिप्स मिशन आया था तो इन दो स्टेट्स में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेट्स वुड बी सेट अप। क्या ये सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वीन्ड टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है। तो जब आप देखोगे पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑल्दो वो अलग बात है कि इंडिया ने इसको मना कर दिया, कांग्रेस ने भी, मुस्लिम लीग ने भी इस पे जो है माना नहीं, बोला कि हमको ये नहीं चाहिए, बिकॉज तब हमारी डिमांड्स कुछ अलग थी, इन्होंने कुछ अलग दिया था। वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, अगर आपने नहीं पढ़ा है आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एज ऑफ नाउ इसको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर आपको पता होगी पेनिनसुलर इंडिया में लोकेटेड है। इसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट राइजेस फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। महाबलेश्वर नाम की जगह महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट होता है। एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश। नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट, अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर डैम, शीरासलम और ये जो सारे डैम्स है, क्या ये सारे डैम्स इस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। कौन कौन सा, अलमाती डैम, नागार्जुन सागर डैम, श्रीसाइलम डैम और प्राक्सम डैम। क्या ये सारे डैम्स जो हैं ये आपको कृष्णा रिवर पे मिलेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। इसका ऑप्शन सी फिर से आएगा, दैट इज बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये एक, मतलब दिस इज गिविंग यू सम आइडिया। आप देखोगे महाबलेश्वर से ओरिजिनेट हो रहा है, इसका ओरिजिन है। फिर जब ये आगे बढ़ता है तो आपको अलमाटी मिलेगा, फिर उसके बाद आप थोड़ा आगे चलोगे श्रीशैलम मिलेगा, नागार्जुन सागर मिलेगा। तो ये सारे जो डैम्स हैं ये इस पे आपको मिलेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो ये नॉट ना हमेशा ध्यान रखना, ये नॉट जब छूट जाता है ना तो फिर माइनस हो जाता है वहां पे। नॉट रिलेटेड विद सुपर कंडक्टिविटी। नीचे दिए गए आपको चार ऑप्शन, इन चारों में से आपको बताना है कि सुपर कंडक्टिविटी किस में यूज नहीं होती है। एक मैग्लेव ट्रेन्स, दूसरा एमआरआई, तीसरा ईसीजी एंड फोर्थ सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या ऑप्शन। जब हम क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं तो इसका ऑप्शन आएगा ईसीजी। मैग्लेव ट्रेन्स में, एमआरआई में और सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सुपर कंडक्टिविटी दिखेगी। ठीक है, इन तीनों में दिखेगी। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं शौक से पढ़िए, इन तीनों में आपको दिखेगी। लेकिन ईसीजी जो है वो हार्ट के लिए यूज होता है, उसमें आपको सुपर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड साइट इन इंडिया। देखो मैं बताऊंगा इसमें गलती कहाँ पे होगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे फिर देखोगे चिल्का लेक, लोकतक लेक, कोलाडो लेक, बोलोगे लोकतक और कोलाडो तो है, और लगाओगे आप ऑप्शन सी, और वहां पे आपके हो जाएंगे माइनस मार्क्स। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है हमेशा ये नॉट वगैरह जो है इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दैट मीन्स चिल्का लेक जो है ये इस टाइम पे मॉन्ट्रिक्स साइट नहीं है, ए ओनली, नॉट पूछा गया है। पहले थी, लेट मी टेल यू, पहले थी, पर बाद में जब यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई तो इसको फिर इससे निकाल दिया गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। बेसिकली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन से वेटलैंड्स होते हैं, वो वेटलैंड्स जो जिनको अर्जेंट जो है नोटिस में लाना चाहिए, अर्जेंट केयर लेनी चाहिए, बिकॉज उनकी हालत जो है वो ज्यादा खराब होने की कगार पे होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 आएगा, दैट्स चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन मीथेन द बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज अ सिंगल बॉन्ड। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सल्फर शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बताओ। देखिए अगर आपको मीथेन की फॉर्मूला पता है तो इसकी फॉर्मूला है CH4, करेक्ट। और यहां पे आपको पूछा जा रहा है बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज सिंगल बॉन्ड। टू कार्बन एटम्स है ही नहीं मीथेन में, एक ही है, करेक्ट। तो ये तो सीधे ही गलत हो जाता है बिकॉज वहां पे एक ही कार्बन एटम है।
सेकेंड, सल्फर शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एक प्रॉपर्टी किसी भी एटम की जो आपस में ही अपने जैसे के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस इमेज को देख रहे हो, यहाँ पे ये देखो, ये तो हो गया मीथेन का, एक कार्बन है और फिर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है ही नहीं, तो कहाँ से बॉन्ड बनेगा? पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो ना, सल्फर एक है, फिर दूसरे के साथ बना रहा है, वो दूसरे के साथ बना रहा है, तो एक चेन जैसी बन जाती है। इसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आपको सल्फर में देखने को मिलेगी। That means first statement is wrong. Hence, B is the correct answer. Only second statement. Next. Question number 9. The people of India agitated against the arrival of Simon Commission because Simon Commission जब यहाँ पे आया तो लोगों ने उसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट किया? ब्लैक फ्लैग, साइमन गो बैक। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली जो लाला लाजपत राय थे वो लाठी चार्ज के दौरान मारे भी गए थे फिर इन्हीं प्रोटेस्ट में। तो क्यों किया था प्रोटेस्ट? पहला, ऑल 7 मेंबर्स ऑफ कमीशन वेर इंग्लिशमैन। दूसरा, नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वॉज प्रपोज्ड। क्या आंसर आएगा इसका बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नाइदर वन नॉर टू, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ। यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इंसान क्या कर सकता है, मे बी बोथ वन एंड टू लगा ले, हो सकता है लगा सकते हैं। क्योंकि हमने जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमारे माइंड में दो चीजें रहती हैं कि इंडिया जो था वो हमेशा यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी डिमांड कर रहा था, है ना। पर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इन्होंने एजिटेशन जो की अगेंस्ट साइमन कमीशन, उसके पीछे क्या राज था? साइमन कमीशन के खिलाफ एजिटेशन इसलिए हुई थी क्योंकि एक तो जो 7 मेंबर आए थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और भी कुछ रीजंस थे, जैसे कि आना चाहिए था उसको 10 साल बाद, मतलब 1929 में, पर वो 27 में जो है उसको रवाना कर दिया गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इसके रीजंस बहुत सारे, लेकिन उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ था दैट वाज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। ऑल्दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट, बट उस टाइम पे स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आएगा बी, दैट इज वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। ड्रेनेज पैटर्न जो है रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, वहां पे आप देखोगे कैसे कैसे अलग तरह की ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, डेंड्राइटिक, ट्रेलिस वगैरह। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है जो ब्रांचेस ऑफ ए ट्री को क्या रिजेंबल करती है, कौन सी पैटर्न ऑफ दिस जो ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक जो है ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो है ना, ये मेन रिवर ऐसे जा रहा है, तो एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आ रही है, दूसरी ट्रिब्यूटरी ऐसे आ रही है, तीसरी यहाँ से आ रही है, फिर बिल्कुल ना रैंडम, बिल्कुल। तो ये एकदम ना पेड़ जैसा दिखने लगता है। दिस इज अ ड्रेनेज पैटर्न जो एकदम पेड़ जैसा दिखने लगता है, तो इसलिए इसको इट रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, है ना। अगर आप ट्री को भी देखोगे वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इसी तरह से आपको ये पैटर्न भी देखने को मिलेगा, एंड इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न एज वेल। और इसी के साथ बाकी सारे जो ड्रेनेज पैटर्न है, सेंट्रीफ्यूगल, ट्रेलिस या रेडियल, ये भी हम पढ़ेंगे, बट इसका आंसर जो है वो डेंड्राइटिक है। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statements regarding the replacement of Edwin Lutyens statue at राष्ट्रपति भवन। बताइए, राष्ट्रपति भवन में जो एडविन ल्यूटन कौन है? ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न दिल्ली। जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जिसने दिल्ली को बनाया, राष्ट्रपति भवन बनाया, सुप्रीम कोर्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको देखने को मिलेगा उसका जो चीफ आर्किटेक्ट था ही वॉज एडविन ल्यूटन। इनफैक्ट जो नई दिल्ली जो वो वाला रीजन है ना, उसको कहा भी जाता है ल्यूटन्स दिल्ली। दिल्ली में ना अलग अलग हिस्से हैं, एक तो पुरानी दिल्ली होगी, चांदनी चौक, जामा मस्जिद वाला एरिया, उसको शाहजहानाबाद कहते हैं बिकॉज वो शाहजहां ने बनाया था वो वाला। जो नई दिल्ली है या न्यू दिल्ली है उसको ल्यूटन्स दिल्ली भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि द स्टेट स्टैचू ऑफ सी राजगोपालाचारी जो है, क्या उन्होंने रिप्लेस कर दिया एडविन ल्यूटन को एट राष्ट्रपति भवन? स्टैचू वहां पे जो था एडविन ल्यूटन का था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया, क्या ये सही है? नंबर 1 बताइए। दूसरा, एडविन ल्यूटन वाज द प्रिंसिपल, हाँ देखिए, आर्किटेक्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली। एक्चुअली उसने बहुत सारी चीजें बनाई थी, नॉट ओनली दिस मच। ठीक है, आजादी से पहले उन्होंने जो नई दिल्ली बनाई थी अंग्रेजों ने। देन थर्ड स्टेटमेंट, सी राजगोपालाचारी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1954, द फर्स्ट ईयर द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। क्या आंसर आएगा इसका? ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, ये असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है।
अगर आपको पता ना हो असर्शन रीजन के बारे में, तो असर्शन रीजन में हमेशा क्या करना चाहिए, पहले असर्शन पढ़ो, देखो वो ठीक है क्या, फिर रीजन पढ़ो, देखो वो ठीक है क्या। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन। दोनों पढ़े ना, उसके बाद बीच में इनको लिंक करो बिकॉज से या एंड से, कि क्या बिकॉज सेकेंड रीजन जो है क्या वो असर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए देखते हैं। द रिवर झेलम was known as Vitasta in ancient Indian literature, ठीक है, and as Hydaspes in Greek historical accounts, making it one of the most historical significant rivers of Indian subcontinent, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट या रीजन, द नेम वितस्ता, जो वितस्ता नेम है, occurs in ancient Sanskrit texts such as Rigved, Nilmath Puran और राजतरंगिणी, well, the Greeks referred to the river as Hydaspes after Alexander the Great's famous battle with King Porus in 326 BC on its banks। बताइए, पहला स्टेटमेंट ठीक है, इसको वितस्ता कहा जाता है एंशिएंट टेक्स्ट में। दूसरा जो है उसको हाइडस्पस कहा था ग्रीक्स ने, ये भी सही है, मतलब ए तो ठीक है, असर्शन इज करेक्ट। यहां पे आप देखोगे ऑप्शन डी सीधे ही एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये बताता है असर्शन इज फॉल्स। दूसरा भी करेक्ट है, क्यों, वितस्ता जो है वो ऋग्वेद, नीलमत पुराण वगैरह वगैरह उनमें आपको देखने को मिलेगा। और ग्रीक्स ने इसको हाइडस्पस कहा था जब अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था, एक बैटल हुआ था जो अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था, ऑल्दो फिर उसने उसको टेरिटरी वापस दी थी, दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बट यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि ये भी सही है, मतलब कि रीजन इज फॉल्स, हेंस सी भी गलत है। अब आपको ए या बी में देखना है क्या रीजन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, बिल्कुल कर रहा है। झेलम को वितस्ता कहा जाता है, दूसरे स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है कि ऋग्वेद और नीलमत पुराण में लिखा गया है, तो एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है कि इसको ग्रीक्स ने हाइडस्पस कहा था, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर ने बैटल जीता और फिर इसको हाइडस्पस का नाम दिया, तो ये भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली रूलर्स ऑफ जम्मू। जो जम्मू के अर्ली रूलर्स हैं उनके बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू राजदर्शिनी, जो अग्निगर्भ था एक्सटेंडेड हिज रूल अप टू तवी रिवर इन जम्मू। क्या सही है? बिल्कुल सही है, उसने अपना रूल जो है तवी रिवर तक किया था, दैट्स टोटली करेक्ट। बाहुलोचन फाउंडेड सिटी ऑफ धरनागारी एंड कंस्ट्रक्टेड बहु फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर। ये भी सही है, इसमें याद रखना लेफ्ट बैंक पे है तवी रिवर के कौन सा, बहु फोर्ट। थर्ड, जाम्बू लोचन इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद फाउंडिंग जम्मू सिटी। ये भी बिल्कुल सही है। जाम्बू लोचन ने क्या किया था, एक बारी एक दरिया पे देखा एक शेर और एक बकरी एक साथ पानी पी रहे थे, वो काफी इंप्रेस हो गया, इतना मतलब उसने देखा कि यहाँ के जानवरों में इतना भाईचारा है तो लोगों में कितना होगा, है ना, तो फिर उसने वहां पे जम्मू सिटी बनाई। दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, assertion reason फिर से, Tamil, which received the status of a classical language in 2002, has a literary tradition extending over more than 2000 years। देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं टफ की कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली किस क्लासिकल लैंग्वेज को कब मिला स्टेटस, इट इज वेरी टफ टू रिमेंबर। बिकॉज अगर आप इसका देखोगे, इट वॉज नॉट इन 2002, इट वॉज इन 2004। ऑल्दो आप ये कह सकते हो बिकॉज रिसेंटली और लैंग्वेज को ऐड किया गया तो हमको याद होना चाहिए, बट स्टिल आई विल कंसिडर इट टफ टू रिमेंबर एग्जैक्ट डेट्स ऑफ द लैंग्वेजेस, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, किसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, सो दिस इज टफ। बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। जब ए गलत हो जाता है तो पहले ही ये गलत हो गया, इसका आंसर आपको सीधे यहीं से मिलेगा, आपको दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। बस आप नीचे ऑप्शंस में देखो ए कहां कहां पे गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये हो ही नहीं सकता। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये हो ही नहीं सकता। असर्शन इज ट्रू, ये भी हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ डी ही हो सकता है। अगर आपका असर्शन गलत होता है ना तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो ठीक होता है। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करेंगे दूसरे स्टेट, चलो मैं बता देता हूँ दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही तो है ये। बेसिकली जो तमिल स्क्रिप्ट है, तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, ये कहाँ से आई है, जो संगम हुए थे ना, 3 संगम हुए थे, ठीक है, उनमें से ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन बाद में आप देखोगे एक टोलका पय्यम नाम की बुक बचती है, दिस इज द कंसिडर्ड एज द ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तमिल के लिए, यहाँ से स्क्रिप्चर जो है वो निकलना लगा। फिर आप देखोगे इत्तुतोगाई हो गई, इसमें आइडलीज वगैरह दिए गए हैं, सिलापदिग्रम, मणिमेगलाई जो एपिक्स हैं, दीज आर एपिक्स ऑफ तमिल लिटरेचर। इनमें लव स्टोरी आप देखोगे और बाकी सैक्रिफाइसेस देखोगे, तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ऑप्शन डी, वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा है, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वज्र प्रहार 2026। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको पता है तो है, नहीं है तो ज्यादा इसमें करना ही नहीं। जो वज्र प्रहार है 16th एडिशन जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, बिल्कुल सही है।
स्टेटमेंट 2, एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड एट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं था, ये कहीं और पे था। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कहाँ पे था। ठीक है, एक और प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है जहाँ पे जो है एक्सरसाइज हुई थी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ टू कंट्रीज। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। दैट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब आपको प्रहार के बारे में पूछा जा रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रहार इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज जब भी कोई चीज फर्स्ट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द पॉलिसी अडॉप्ट्स ए जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। बिल्कुल सही, उसी के लिए तो बनाई गई है। द पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नाउ सी, एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको अनाउंस नहीं किया था, इट वॉज बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट राइट। हेंस ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको मैच करना है कौन सी कंट्री जो है किस स्पोर्ट्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व है, मतलब जहां पे ज्यादा खेला जाता है। तो ये आपको बताना है कौन सा क्या है। अभी देखो, बास्केटबॉल, सोमो रेसलिंग या रेसलिंग वगैरह ये जो भी है ना, मे भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि ये स्पोर्ट्स में हमें ज्यादा पता नहीं है। बट क्रिकेट में आप आराम से आंसर दे सकते हो। क्रिकेट के बारे में मे भी सबको ना पता हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट। तो सर हम क्या बताएं, क्रिकेट यहाँ पे कोई कंट्री नहीं दिख रही हमें। जमाइका के बारे में आपने नाम सुना है? बेसिकली दिस इज एन कैरेबियन आइलैंड। वेस्ट इंडीज का नाम सुना है आपने? तो क्रिकेट में आप यही लगा सकते हो, सी का आप 1 ही लगाओ। दिस इज हाउ यू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको बाकी 4 के बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन कम से कम आपको जमाइका और क्रिकेट के बारे में आइडिया होना चाहिए। जमाइका, कैरेबियन, वेस्ट इंडीज, और कोई इनमें से आपने सुना है जो क्रिकेट खेलता है? नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज का सुना है। दैट मीन सी का 1 आएगा। यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सी का 1 है, दैट इज ऑप्शन सी। चलो बाकी भी देखते हैं। अब जब आप लिथुआनिया का देखेंगे तो ये बास्केटबॉल के लिए फेमस है, बहुत फेमस है बिल्कुल। ईरान रेसलिंग के लिए है और जापान सोमो रेसलिंग के लिए है। ये भी बहुत, जापान और सोमो रेसलिंग भी आपने मूवीज वगैरह में बहुत देखा होगा, वो मोटे मोटे लोग आते थे, रेसलिंग वगैरह करते थे। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताई कि कैसे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन्स इन इंडिया हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट? हिमालयाज, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड हिल्स, वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स। इन चारों में से आप मुझे बताइए किस में सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है। अगर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड हिल्स में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको पता होगी यहाँ पे बहुत घने घने जंगल है, बहुत घने जंगल है इस रीजन में। डेसिडियस अगर पूछा जाए कौन सा, मान लो कभी पूछ लिया, तो यहाँ पे हमको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन। And then we have question number 19. Which of the following is not a feature of Government of India Act of 1909? Again, don't miss this not. क्या नहीं है? तो it increased the size of legislative council. बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ा दिया। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, बिल्कुल मिला, इसको लेके काफी हल्ला भी हुआ था। इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाँ बिल्कुल हुआ था। पहला बंदा जो था, क्या नाम था उसका? एस से आता है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए उसका पूरा नाम क्या है। हिंट ये है कि एस से आता है। 6 को नहीं मिला था इनको, 1919 में मिला, 1909 में इनको नहीं मिला था। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, what were the basic causes that forced Mahatma Gandhi to resume civil disobedience movement? पहले चल रही थी, फिर गांधी जी ने रोक दी, फिर बाद में फिर से रिज्यूम कर दी। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जो डिमांड्स रखी थी वो ब्रिटिश ने मानी नहीं, नंबर 1। सही बात है। नंबर 2, मेनी ऑफ द लीडर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट वर अरेस्टेड। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पे वो फेल हो गई। कांग्रेस गया था इस मतलब इस आइडिया से कि हम वहां पे कुछ हासिल करेंगे, पर वहां पे बहुत सारे इश्यूज हो गए, सबने अपनी अपनी डिमांड्स रखी, तो फिर बाद में डेडलॉक हो गया, कांग्रेस वापस आ गया और उन्होंने वापस से स्टार्ट की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और साथ में लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। दैट मीन्स बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस वाज आवर टेस्ट जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया। आई वुड सजेस्ट यू अराउंड 17 मार्क्स इस टेस्ट में अच्छे होंगे फॉर जीएस सेक्शन, क्योंकि लेट्स से एक दो क्वेश्चंस थे ऐसे जो कैची थे, तो 17 मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आज यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे विद सम
निव कंटेंट जो भी हम डिसाइड करेंगे वो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।